तो अब सवाल ये उठता है कि रॉकी ने ऐसा किया क्या। तो दोस्तों एक्चुअली में होता ये है कि जब इन दोनों को पैसे मिलते तो सनी अपने कुछ सो कॉल्ड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट फ्रेंड्स के पास जाता है, जो उसको कहते हैं कि उसे ट्रेडिंग करना चाहिए। वहां पे वो बहुत ही जल्द अपने पैसे डबल कर सकता है। लेकिन एक्चुअली में होता ये है कि बहुत ही जल्द उसके पैसे आधे हो जाते हैं और उसको रियलाइज होता है कि ये ट्रेडिंग दूर से जितना आसान लगता है ये उतना है नहीं। फिर उसके बाद वो सोचता है कि चलो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हाथ डाला जाए। तो इसीलिए वो कुछ शेयर्स बाय करता है लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने के लिए। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो अपने पोर्टफोलियो को देखता है तो वो ये देखता है कि उसके स्टॉक्स ऊपर जाने के बदले नीचे जा रहे हैं और कुछ स्टॉक्स उसके पोर्टफोलियो में 70-80% के लॉस पे बैठे हैं। तो फाइनली वो डर के मारे स्टॉक मार्केट से गिव अप कर लेता है और अपने बाकी के थोड़े बहुत पैसे एफडी में इन्वेस्ट कर लेता है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं वो ये भी गंवा ना दे। लेकिन दूसरी तरफ जहां रॉकी की बात आती है तो वो सबसे पहले कॉमन सेंस यूज करता है कि अगर ये जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने लगता है बिना कोई नॉलेज के, और देखते ही देखते वो अपना आधा पैसा गंवा देता है। ज्यादातर लोगों का स्टॉक मार्केट में यही हाल होता है कि वो स्टॉक मार्केट में आते हैं अपने पैसों को डबल करने के लिए, लेकिन वो आधे कर लेते हैं। इसका रीजन ये होता है कि उनके पास स्टॉक ट्रेडिंग की आधी तो क्या थोड़ी सी भी नॉलेज होती नहीं है। फिर दूसरी मिस्टेक वो ये करता है कि जब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सोचता है तो वो खराब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेता है, जैसे पेनी स्टॉक्स। क्योंकि ट्रेडिंग के बाद लोग स्टॉक मार्केट से जल्दी पैसा कमाने के लिए यही रास्ता चुनते हैं, तो पिक करते हैं, लेकिन उनमें रॉन्ग टाइम पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं साइक्लिकल स्टॉक्स। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि जितने भी स्टॉक्स होते हैं हम वैसे तो उन्हें बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक और क्लासिफिकेशन होती है जिसमें हम उनको डिवाइड करते हैं, जो है साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स। अब ये होता क्या है इसको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टिंग में ये समझना बहुत जरूरी है। तो साइक्लिकल स्टॉक्स वो होते जो इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से परफॉर्म कर रहे होते। मतलब जब देश बहुत तरक्की कर रहा होता है तब वो स्टॉक्स भी बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब स्लो डाउन आता है या मार्केट क्रैश आता है तो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स भी वैसे स्टॉक्स को होल्ड नहीं कर पाते और डर के सेल कर देते। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक रैंडम स्टॉक का नाम लेता हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप टाटा मोटर्स का स्टॉक चार्ट देखो। जब लॉकडाउन चल रहा था तो इसका शेयर प्राइस कुछ ज्यादा ही क्रैश हो गया था, क्योंकि वो टाइम पे कोई भी गाड़ी खरीदने के बारे में नहीं सोच रहा था, और इसीलिए इनका और सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का स्टॉक प्राइस क्रैश हुआ था और ये स्टॉक स्पेशली 85% नीचे गया था। लेकिन अभी बुल मार्केट चल रहा है तो ऐसे साइक्लिकल स्टॉक्स ऐसे टाइम पे बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं। तो इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल रास्ता ये है कि ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल यानी उतार चढ़ाव वाले होते हैं, और खास करके मार्केट क्रैश के टाइम पे ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। जितना सेंसेक्स या निफ्टी क्रैश होगा ये उससे ज्यादा क्रैश होंगे। तो न्यू इन्वेस्टर्स ज्यादातर ऐसे साइक्लिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर न्यू इन्वेस्टर्स बुल मार्केट के टाइम पे ही स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं। उनकी स्टॉक मार्केट की जर्नी की शुरुआत बुल मार्केट से ही होती है। तो वो ऐसे साइक्लिकल स्टॉक्स को देखते हैं कि रिसेंटली ये कुछ महीनों से काफी ऊपर जा रहे हैं, तो वो सिर्फ कुछ ही महीनों के रिटर्न्स को देख के उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। और फिर जब वो अपनी लाइफ का पहला मार्केट क्रैश देखते हैं तो वो अपने पोर्टफोलियो को कुछ ज्यादा ही लॉस में देखते हैं, और इसीलिए ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट से मार्केट क्रैश के टाइम पे गिव अप करके निकल लेते हैं, जैसे सनी ने किया। तो इसीलिए हमारे पास दूसरे टाइप के स्टॉक्स होते हैं जो होते हैं नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स यानी डिफेंसिव स्टॉक्स। अब सुनने में ऐसा लगता होगा कि ये स्टॉक्स बहुत ही बोरिंग होते हैं और शायद आप इससे कुछ खास प्रॉफिट ना कमा पाओ, लेकिन एक्चुअली में ऐसे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ भी क्रिएट कर लेते हैं और आपको बहुत ज्यादा अमीर भी बना सकते हैं, जिसको हम थोड़ी देर में समझेंगे कि रॉकी ने एक्चुअली में क्या किया और क्यों किया। तो नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनकी कंपनी के प्रोडक्ट हम रोज यूज करते हैं और कभी रियलाइज भी नहीं करते कि हम उनके कस्टमर्स हैं। जैसे आपने सुबह उठते ही ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट यूज किया होगा, वो जरूर कोई इंडियन कंपनी का ही होगा, या तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का, कोलगेट का या डाबर का। इससे हमको पता चला कि हम कौन से अच्छे स्टॉक्स को मिस कर रहे हैं। तो अगर हम रैंडमली डाबर कंपनी के पिछले 20 साल का स्टॉक चार्ट देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली 20-22% के रेट से ग्रो होता आ रहा है, जो एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न होता है। अब क्योंकि ये स्टॉक्स कभी क्रैश होते नहीं है, मार्केट क्रैश के टाइम पे भी ये स्टॉक का प्राइस काफी स्टेबल रहता है, तो ये कभी न्यूज में आते भी नहीं है, और इसीलिए ये बोरिंग से स्टॉक्स अपने इन्वेस्टर्स की साइलेंटली वेल्थ बिल्ड करते रहते हैं। तो जिस तरह हमारे पास निफ्टी और सेंसेक्स है जो इंडिया की टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज के इंडेक्स होते हैं, तो उसी तरह हमारे पास सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स भी होते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि वो सेक्टर कितना स्पीड में ग्रो हो रहा है। तो हमारे पास नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स भी है, जिसमें वही कंपनीज आती है जिनकी चीजों को हम रोज बाय करते हैं, जो हमारी बेसिक नीड में काउंट होने लगी है। इस इंडेक्स की कंपनीज की लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, और आपने इसमें से बहुत सारी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज किया होगा या कर रहे होगे, और इसीलिए लॉकडाउन हो या कोई भी मार्केट क्रैश हो, इन कंपनीज को प्रॉफिट मिलता रहता है,
क्योंकि हम इन कंपनीज के प्रोडक्ट को यूज करते रहते हैं। जैसे जब लॉकडाउन की न्यूज आई थी तो लोग डीमार्ट और किराना स्टोर्स की तरफ भाग रहे थे और ज्यादा शॉपिंग कर रहे थे। टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, वॉशिंग पाउडर, टी, बिस्किट, मैगी और ऐसी बहुत सारी चीजों की। और अब हमें ये सारी चीजें ब्रांडेड मिलती है लिस्टेड कंपनीज के थ्रू, जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर अगर हम पिछले 20 साल के मार्केट करेक्शन या मार्केट क्रैश का डेटा चेक करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स, जिसमें सारे सेक्टर्स की टॉप 50 कंपनीज है, साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल दोनों ही, तो वो निफ्टी इंडेक्स 2008 के मार्केट क्रैश में 45% नीचे गया था। लेकिन ये नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स सिर्फ 36% नीचे गया था। फिर 2011 के मार्केट क्रैश में निफ्टी 14% नीचे गया था, लेकिन ये इंडेक्स सिर्फ 7-8% नीचे गया था। तो इसी तरह पिछले 10 में से 8 क्रैश के टाइम ये इंडेक्स निफ्टी से काफी कम गिर रहा है। तो इससे हमको पता चलता है कि नॉन साइक्लिकल कंपनीज ज्यादा स्टेबल होती है और इसीलिए ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वालों के लिए रॉन्ग टाइम पे इन्वेस्ट करने का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब आप कहोगे कि चलो इसमें रिस्क थोड़ा कम है लेकिन इसमें रिटर्न भी कम होगा। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नॉन साइक्लिकल कंपनीज अच्छा प्रॉफिट भी कमा लेती है। जैसे पिछले 15 साल में निफ्टी का रिटर्न 15.4% का रहा है और इस नॉन साइक्लिकल इंडेक्स का रिटर्न 17.66 का रहा है। उसी तरह 10 साल, 5 साल और हर पीरियड में ये इंडेक्स निफ्टी के इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म करते आ रहा है। अब दोस्तों, पास्ट परफॉर्मेंस से हमें फ्यूचर के रिटर्न का पता नहीं चलता है, लेकिन एक आइडिया जरूर मिलता है कि कौन से तालाब में ज्यादा अच्छी मछलियां है। तो सबसे ज्यादा मल्टी बैगर स्टॉक्स और कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक्स जो आपको मिलेंगे वो ज्यादातर इसी इंडेक्स से आपको मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे ये है कि ये जो सेक्टर की कंपनीज है ये ऐसी चीजें सेल करती है जिनको टेक्नोलॉजी के आने से या इंटरनेट के आने से या एआई के आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कितनी भी ज्यादा बदल जाए, आप जो पैराशूट ऑयल यूज करते हो या जो वॉशिंग मशीन में आप सर्फ एक्सेल यूज करते हो वो तो आप वैसे यूज करते रहोगे। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का भी रिस्क काफी कम होता है और यही रीजन था जिसकी वजह से शर्मा जी ने रॉकी को विनर डिक्लेयर किया। क्योंकि रॉकी स्मार्ट वर्क करता है और रियल वर्ल्ड बिलियनर्स की लाइफ को रीड करता है, जैसे वॉरेन बफेट या पीटर लिंच, और ज्यादा नहीं बस इनकी गिनी चुनी कुछ बुक्स को रीड करता है, जिससे उसको ये पता चलता है कि ये लोग सबसे पहले तो ट्रेडिंग करते नहीं है, ये लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा फ्लैशी और हिडन स्टॉक्स में नहीं बल्कि बहुत ही सिंपल और बोरिंग कंपनीज में जिनके नाम मेजोरिटी लोगों को पता होते हैं। जैसे पीटर लिंच जो यूएस के एक बहुत ही सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड मैनेजर रहे हैं, जिन्होंने अपने करियर में 29% पर ईयर का रिटर्न कमाया था, वो अपनी बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट में कहते हैं कि अगर आपको वो स्टोर जहां से आप यूजुअली शॉपिंग करते हो वो आपको पसंद आ रहा है और उसकी चीजें खरीद के आप लोगों को रेकमेंड करते हो, तो चांसेस है कि आपको एक अच्छा स्टॉक मिल गया है रिसर्च करने के लिए, जिसमें फ्यूचर में शायद आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अब दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपको वही स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। इनफैक्ट जिन भी स्टॉक्स और इंडेक्स के नाम मैंने इस वीडियो में लिए हैं वो इन्वेस्टमेंट या स्टॉक एडवाइस नहीं है, आपको अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। लेकिन पीटर लिंच अपनी बुक में बताते हैं कि काफी बार ऐसा होता था कि उनको अच्छे अच्छे स्टॉक के आइडियाज जिससे उनको एक्चुअली में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है, वो उनको ऑफिस में बैठ के कंपनीज की रिपोर्ट्स पढ़ के नहीं मिले, ना ही उनको बड़ी बड़ी रिसर्च एनालिस्ट की टीम से मिले, बल्कि इन्वेस्ट करने के लिए उनको अच्छी अच्छी कंपनीज के नाम अपनी वाइफ से सुनने मिले जब वो शॉपिंग करने जा रहे थे, या अपने फ्रेंड से जब वो पार्टी कर रहे थे। या फिर अगर आप वॉरेन बफेट को भी देखो तो वो भी काफी सालों से दिन भर रोज 500 या 1000 पेजेस पढ़ते, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स और मैगजीन्स भी। लेकिन अगर हम उनके इन्वेस्टमेंट्स को देखें तो पहले वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी कंपनी जो थी वो थी कोका कोला, जिसके वो रोज 4-5 कैन पीते थे। और अभी उनके पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो है एप्पल कंपनी का, जिसके बारे में उनको तब पता चला जब वो आईफोन यूज करने लगे थे। तो इसीलिए बहुत सारे लोग मुझे पूछते कि हमें अच्छी कंपनी के स्टॉक आइडियाज कहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होता है कि जब भी आप शॉपिंग कर रहे हो या अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो जिन कंपनीज के नाम आपको उनसे सुनने मिलते हैं आप उन पर थोड़ा गौर करो, और तब आपको पता चलेगा कि हम बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज के नाम रोज सुनते जिसमें इन्वेस्ट करके बहुत सारे लोग अच्छी वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं। और स्टॉक इन्वेस्टिंग इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमें दिखाया जाता है, बस यहाँ पे आपको कॉमन सेंस का यूज करना है, ना कि ग्रीडी होना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई वैल्यूबल वीडियोस मिस ना हो जाए।